आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रखा था, वो है चैप्टर नंबर 4। आज जो हमें ऑर्गेनेली पढ़नी है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग बच्चे पहले से ही फेमिलियर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि ये सेल की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड का स्ट्रक्चर है और मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, कि ये एटीपी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। मेजर फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का ये है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल से डिस्कस करना है इस लेक्चर में। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब हम यूकैरियोटिक सेल की क्यों बात कर रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होंगी क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये किस में प्रेजेंट होंगी? जस्ट यूकैरियोटिक और सेल्स में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होंगे। इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, they are involved in the manufacture and supply of energy to the cell। मेन फंक्शन क्या है? ये एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है और एटीपी हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे मुल्क की एनर्जी करेंसी रुपया होता है, जैसे हम चीज़ें खरीदते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, परचेज करते हैं डिफरेंट थिंग। तो इसी तरह से हमारे सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो है एटीपी। और एटीपी कौन सिंथेसाइज करता है, कौन मैन्युफैक्चर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैन्युफैक्चर करता है, जिस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। मेन पावर हाउस है ये हमारे सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज होती है और एटीपी सिंथेसाइज होगी तो हमारा सेल, हमारे पूरे बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर वेजिकल, रोड एंड फिलामेंट। अब ये इसके डिफरेंट शेप्स हैं कि वेजिकल फॉर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, रोड फॉर्म में भी हो सकते हैं और फिलामेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब ये वेरी करते हैं सेल टू सेल के, डिफरेंट सेल में वेजिकल फॉर्म में होंगे, डिफरेंट में रोड फॉर्म में होंगे और डिफरेंट में फिलामेंट फॉर्म में होंगे। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी वेरी करते हैं। अब एक सेल में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है सेल के ऊपर। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, अगर हम एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करें अपनी डेली रूटीन में, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो हमारे बॉडी में, हमारे स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा मस्कुलर, जितनी ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा हमें एटीपी ज़रूरत होगी, एटीपी एनर्जी चाहिए होगी ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी के लिए। तो हमारे फिर ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी, ज़्यादा एटीपी रिक्वायर्ड है, तो एटीपी ज़्यादा रिक्वायर्ड होने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा नंबर में चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, वो एटीपी मैन्युफैक्चर करेंगे और एटीपी फिर हमारी नीड को पूरा करेगी, बॉडी की नीड को, सेल की नीड को पूरा करेगी। तो ये नंबर और शेप दोनों वेरी करती हैं सेल टू सेल और ये मोस्टली बेसिकली नंबर डिपेंड करते हैं मस्कुलर एक्टिविटी पर। जितनी ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज होगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन्स। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जैसे हमने डायग्राम में देखा। आउटर मेम्ब्रेन जो बिल्कुल स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन जिसमें फोल्ड है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टी कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग है, जिसकी वजह से हम इसको, इन फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? जो इनर मेम्ब्रेन से बनी है, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होगी जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन से स्पेस, दो मेम्ब्रेन के दरमियान, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो आपको ये क्रिस्टी के अंदर जो ये स्पेस नज़र आ रही है, ये तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दो मेम्ब्रेन के दरमियान थी, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान। अब जो क्रिस्टी के अंदर जो स्पेस है इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और डीएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं लेक्चर में। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली क्या है? टू मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है इसलिए जस्ट यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? स्मूथ होती है। और वाइल इनर मेम्ब्रेन क्या होती है?
उसमें फोल्डिंग होती है, इनवर्ट फोल्डिंग होती है इनटू द इनर चैम्बर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड है जो क्या बना रही है, क्रिस्टी बना रही है। और जो हमारे पास आउटर कंपार्टमेंट स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन उसे हम डिस्कस कर चुके हैं, उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होती है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वो इस क्रिस्टी के अंदर होगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आउटर कंपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टी कहते हैं। or the infold are called cristae. Inner space of the cristae in the mitochondrial matrix has small knob-like structure known as F1 particle. जो inner surface, inner membrane से cristae बने हैं बेटा, उस mitochondrial matrix में उसमें small knob-like structures होते हैं। इस तरीके से ये small knob-like structure हैं, इसे हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स। ये अब देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके क्रिस्टी बना रही है, ठीक है। अब इसके दरमियान आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है जिसे हम आउटर कंपार्टमेंट या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अब जो हमारा पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वो इसके इनर मेम्ब्रेन की इनर साइड पे होगा, अंदर की तरफ। देखो आप यहाँ पे ये स्काई ब्लू स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसे, ये इनर कंपार्टमेंट में होता है। जो क्रिस्टी बन रहे हैं उसके इनर कंपार्टमेंट में जो मैट्रिक्स होगा उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या होगा, डिफरेंट फर्दर हम पढ़ते हैं डीएनए राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे और यही इनर साइड पे F1 पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन भी पढ़ के आए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे देखें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैव सिमिलर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एज अदर मेम्ब्रेन, दे आर कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा कि जो मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, लिपिड और प्रोटीन है, और वो कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी इनर और आउटर मेम्ब्रेन दोनों में लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है, और यहाँ पर भी उसका स्ट्रक्चर क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब आप देखो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड कर रही है और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके क्रिस्टी बना रही है, आउटर मेम्ब्रेन है, और आउटर इनर मेम्ब्रेन के दरमियान को हम भी कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये क्रिस्टी के अंदर जो स्पेस है यहाँ, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स में आप अंदर की साइड पे देखो, इनर मेम्ब्रेन की अंदर की साइड पे देखो क्या प्रेजेंट है, F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। F1 पार्टिकल अंदर वाली साइड पे, इनर मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे, इनर फेस पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। F1 पार्टिकल्स, ये F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये आप छोटे नोब लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन की इनर साइड पे, इनर मेम्ब्रेन की इनर साइड पे छोटे छोटे नोब लाइक स्ट्रक्चर हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उसमें बेटा क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, को एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट होता है, और साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, ये आप देख रहे हैं सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए होगा, और क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये ग्रीन कलर के राइबोसोम्स हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अटैच होते हैं F1 पार्टिकल क्रिस्टी के साथ, राइबोसोम्स मूव कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और डीएनए सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, और एंजाइम कोएंजाइम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट है। ये तो होगी केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारे बात आती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अपना डीएनए और राइबोसोम है, तो आपको ये बात
फ़ौरन आपको ये बात फ़ौरन ये बात याद रखनी चाहिए कि डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में दो कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन कैसे कहते हैं? जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब उस मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक लेके जाता है तो फर्दर प्रोटीन बनती है और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो इसका ये मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम है, वो अब माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। और हम ये बात कर रहे हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। जब जिस ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए होता है तो उसके पास अपने जो ऑर्गेनेली है, अपना सिस्टम में उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपको पता है डीएनए के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के पास भी अपने माइटोकॉन्ड्रिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। उसे पता है कि मैंने कब डिवाइड करना है, कौन कौन सी चीज़ें अपने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सिंथेसाइज करनी है, कौन कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, कौन कौन से एंजाइम सिंथेसाइज करने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। हम पहले जितने भी ऑर्गेनेलीज पढ़ चुके हैं उनके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम नहीं था, तो इसलिए वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली नहीं थी, बल्कि वो किस पे डिपेंड कर रही थी? न्यूक्लियस के पास जो डीएनए था उस पर डिपेंड कर रही थी। अगर न्यूक्लियस उनको अलाउ करेगा तो वो डुप्लीकेट कर पाएंगे, अगर अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम्स है, तो उसको एज सच डीएनए की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद अपने ओल्ड ऑर्गेनेलीज और ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया से न्यू माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज कर सकता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो अपने आप को खुद ही डुप्लीकेट कर सके, अपने आप को खुद ही बना सके फ्रॉम old mitochondria. Presence of on DNA and ribosome mitochondria are self-replicating organelle. It means if new mitochondria are formed by the division of old mitochondria. ठीक है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होकर क्या बनाते हैं? न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सारा डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे और उसकी राइबोसोम्स पे। ठीक है, वो राइबोसोम्स एक ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो जो प्रोटीन है वो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया में भी जानी है, तो इसलिए पहले अंदर के एंजाइम्स प्रोटीन डुप्लीकेट नहीं बनेंगी। ठीक है, ताकि वो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया में जा सके, और उसके बाद क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेट करेगा और हमारे पास ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया से न्यू फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब ये हमारे पास हमने कंपोजिशन पढ़ ली, हमने फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है कि ये एटीपी सिंथेसाइज करता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया extract energy from different component of food and convert in the form of ATP. This energy used for the various cellular activities. अब यहाँ पर देखें, हम फूड इनटेक करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं। अब वो प्रोटीन और फैट और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होती है। स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होके वो ग्लूकोज, जब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो उसका स्मॉलर कंपोनेंट क्या है? सब यूनिट क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की क्या होती है? सेल के अंदर ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन होने के बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसाइज होता है उस ग्लूकोज से, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रब साइकिल। हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन के पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसोल में होता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास स्टेप होता है क्रब साइकिल। क्रब साइकिल बेटा कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो भी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बेसिकली हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन के दो मेन कंपोनेंट, क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में सेलुलर रिस्पायरेशन के दो स्टेप्स होते हैं। वो दो स्टेप्स कौन कौन से हैं? क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इस वजह से हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिंथेसाइज होती है? एटीपी फूड से सिंथेसाइज होती है। ठीक है, तो ये एटीपी का स्ट्रक्चर है कंप्लीट, जिसमें एक राइबोसोम है, ये है राइबोज, जिसमें ये राइबोज है,
शुगर है ये। राइबोज के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है जिसे हम कहते हैं एडेनिन, और यहाँ पर फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट 3 फॉस्फेट अटैच है, जिससे क्या बनता है एटीपी का स्ट्रक्चर बनता है। अगर 2 फॉस्फेट अटैच हो तो एटीपी का स्ट्रक्चर बनता है एडेनिन मोनो डाइफॉस्फेट। अगर जस्ट एक फॉस्फेट अटैच हो तो एक मोनोफॉस्फेट। और अगर हम एटीपी की बात करें तो एटी में 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इससे एटीपी सिंथेसाइज होती है। कौन से प्रोसेस में? सेलुलर रिस्पायरेशन में। और सेलुलर रिस्पायरेशन के भी कौन से प्रोसेस, सेलुलर रिस्पायरेशन के कौन से स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? जी बिल्कुल, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड फंक्शन है दे स्पेंड एनर्जी, ये यूटिलाइज करता है एनर्जी को, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एडीपी इज रीजनरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया इज देयरफॉर डिस्क्राइब एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अब एटीपी, ये एटीपी एडीपी साइकिल है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्या है? एटीपी एडीपी साइकिल है। अब एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज हुई, ठीक है। अब उससे वो एटीपी यूज़ हो गई, हमने उसे डिफरेंट वर्क किया तो हमें एनर्जी की ज़रूरत थी और एटीपी की ब्रेक डाउन होगी। एटीपी की ब्रेक डाउन हुई, एनर्जी फॉर सेलुलर वर्क डिफरेंट, हमने सेल ने डिफरेंट वर्क के लिए एटीपी को यूटिलाइज कर लिया। एटीपी को यूटिलाइज करने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको देख रहे हो 3 फॉस्फेट बॉन्ड है, 3 फॉस्फेट अटैच है। तो जैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एक फॉस्फेट के बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये जब फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज होगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 फॉस्फेट, और 2 फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बात समझ रहे हैं? अगर 3 फॉस्फेट अटैच हो तो ट्राईफॉस्फेट, जिससे एटीपी बनती है। लेकिन जैसे ही ये फॉस्फेट यहाँ से ब्रेक हुआ, ये पूरा फॉस्फेट यहाँ से ब्रेक हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, और बाकी रिमेनिंग जो कंपाउंड बचेगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एडीपी। तो क्या होता है कि फॉस्फेट रिलीज होता है एटीपी से, बॉन्ड ब्रेक होता है, और रिमेनिंग कंपाउंड क्या बच जाता है? एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जैसे यहाँ से फिर क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी के क्या होगा? डिफरेंट वर्क में अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, और दोबारा फिर क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। और ये एडीपी किस में माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट कर देगा? एटीपी में। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? एटीपी एडीपी साइकिल। मतलब एटीपी बनती है, यूज होती है, और वो यूज होने के बाद किस में एटीपी कन्वर्ट हो जाती है? एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दोबारा किस में कन्वर्ट होती है? एटीपी में। जब सेलुलर रिस्पायरेशन होती है क्रब साइकिल के दौरान, तो दोबारा वो कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। तो ये साइकिल चलता रहता है सेल के अंदर। एटीपी बनेगी फूड से, एनर्जी जब मिलेगी, दोबारा एटीपी यूटिलाइज हो जाएगी डिफरेंट सेल के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, दोबारा एडीपी बन जाएगी, और एडीपी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। मतलब एडीपी जब एटीपी में कन्वर्ट होती है तो एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है। याद रखें, जब फॉस्फेट एक, यहाँ पे हम पीछे डाई इसमें देखें, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये थर्ड फॉस्फेट इन 2 फॉस्फेट के साथ अटैच होता है तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एनर्जी स्टोर होती है बॉन्ड में। याद रखें बेटा, हमेशा एनर्जी बॉन्ड में स्टोर होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में स्टोर होगी। अगर ये इन दोनों फॉस्फेट के साथ ये थर्ड फॉस्फेट अटैच होता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी इस बॉन्ड में स्टोर हो जाएगी। जैसे ही ये थर्ड फॉस्फेट डी अटैच होता है इन 2 फॉस्फेट के साथ, तो इस बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर थी वो रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज होकर डिफरेंट सेलुलर वर्क में यूटिलाइज होगी। तो ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलता रहता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मैंने पहले ही बताया, एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रिस्पायरेशन। क्रेब्स साइकिल बेसिकली एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट है। और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म अगर आप यहाँ पर देखें, फैट किस तरह से बनती है? जब ग्लाइसरोल का 1 मॉलिक्यूल, ये हम चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ग्लाइसरोल का 1 मॉलिक्यूल, ये ग्लाइसरोल का 1 मॉलिक्यूल है, और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल, ग्लाइसरोल का 1 मॉलिक्यूल, फैटी एसिड के 1 2 3
3 मॉलिक्यूल जब आपस में अटैच होते हैं और 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, इसे ट्राइग्लिसराइड बनता है। और ये ट्राइग्लिसराइड एक फैट है। तो फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है। मेटाबॉलिज्म में मतलब यहाँ पे हम बात करें एनाबॉलिज्म की। और क्रब साइकिल, ये आप क्रब साइकिल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, हमने पढ़ा है 9-10 में। पायरोविक एसिड जब बनता है ग्लाइकोलाइसिस में एसिटाइल कोए, और उसके बाद ये क्रब साइकिल स्टार्ट होता है और एटीपी जनरेट होती है। तो यहाँ पे ये क्रब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यह आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।